हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपसे स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 18 तारीख को ही, इसी 18 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 7 साइंस का। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्लस में आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, टोटल आपको मैं दो सेट पेपर्स कराऊंगा, दो क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन पेपर में और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसे कि हमारा जो दूसरा सेट पेपर आएगा, दूसरा क्वेश्चन पेपर है, उसका वीडियो जल्दी से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आप सभी स्टूडेंट का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ये वाला जो वीडियो है, आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो इस वाले देखो, क्योंकि मैंने इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लाया है, लिखा है, सारे के सारे बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन सभी क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके डिट्टो मैं बोलूं तो बोला जाए तो डिट्टो ही आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर में। और लगभग लगभग आपको मैं बता दूं, 70 से 80% आपका इसी क्वेश्चन पेपर्स में से दो क्वेश्चन पेपर आएंगे, दोनों क्वेश्चन पेपर में से आपको 70 से 80% आपको हर एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूं, ताकि आपका क्या हो, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से, तैयारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए और आपके 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूं। तो अपनी क्लास को यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, और एक बात और, आप क्या करना, क्लास में शुरू से लेके एंड तक में बने रहना, ताकि मैं, क्योंकि मैंने बोला है आपको क्वेश्चन पेपर जो आएगा बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर के एंड तक में बने रहना। पहली बात ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आएगा, मतलब कि आपका ये क्वेश्चन पेपर 1 आएगा, क्वेश्चन पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट भी जल्दी से मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर में आपको मैं बता दूं, आपके एमसी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैं इसी क्लास के अंदर में जो क्वेश्चन पेपर आपका सेकंड आएगा, उसका प्लस में एमसी क्वेश्चन भी मैं आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके एमसी क्वेश्चन भी आपको मैं इसी क्लास के अंदर में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 12 आपके क्वेश्चन आते हैं एमसी क्वेश्चन, प्लस में 12 + 12 कितना हो गया आपका, 12 + 12 24 हो गया। ठीक है, तो 24 आपको एमसी क्वेश्चन मैं इसी क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, बाकी बच जाएंगे हमारे 2 नंबर 3 वाले क्वेश्चन बच जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पेपर के, तो उसको हम एक और क्लास के अंदर में, मतलब टोटल 3 पार्ट में करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बस क्लास के शुरू से एंड तक में बने रहना। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एंड तक में बने रहना, आपको डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हर एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। बस ध्यान से रखना, जो जो मैं बताते चलूंगा सुनते चलना बस। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना है। सबसे पहला काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना है। ठीक है, दूसरा काम करना है, इस वाले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, इस वाले वीडियो को टारगेट कर रखते हैं, 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, फटाफट से 500 लाइक कंप्लीट करवा देना। ठीक है, आपको दो काम करना जरूरी होता है, सब्सक्राइब और एक लाइक करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। तो हम, और मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए कोई सा भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाऊं आप उसको देखना भूल जाओ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक, ये रहा 2025-26 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 7 है, क्वेश्चन है विज्ञान, और कोड नंबर के आपका 086 आपका है। कितना समय मिलता है आपको, 2.5 घंटे का समय मिलता है, और अधिकतम मार्क्स के आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, और बस ये सब आएगा, बाकी ये आपके डीओई का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, उसी को मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आपके लिए। तो क्योंकि ये जो डीओई वालों ने इस साल का जो मध्य अवधि आप देख रहे होगे, मध्य अवधि परीक्षा मतलब कि मिड टर्म एग्जाम का है क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें से ना आपको एक तरह से ये सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर आएगा, और इसमें से ना आपको अधिकतर क्वेश्चन, मैंने बोला ना 70 से 80% आपको ना, 80% आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको मैं करा रहा हूँ, प्लस में एक और क्वेश्चन पेपर है उसको भी कराऊंगा। तो लगभग लगभग कम से कम मान के चलो 95% के आसपास में हो जाएगा। लगभग लगभग आप 60 मार्क्स के चिप करने में एकदम सक्षम हो जाओगे, एबिलिटी आपके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। और ये सब सामान्य निर्देश आएगा, ये खुद से पढ़ लेना, इसमें पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये आसान चीज होता है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर में आपके कितने पार्ट्स आएंगे, टोटल पार्ट्स 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 12 पार्ट्स है, तो 12 मार्क्स के सारे सारे आपके हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है इसमें, पहला, ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट आपका है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। क्या पूछा जा रहा है,
प्रकाश संश्लेषण आपका होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाते हैं। ठीक है, तो गैस, कौन सी गैस निकलती है हमारे को बताना, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस निकलता है। और कौन सा गैस लेता है, ठीक है, कौन सा गैस लिया जाता है, ठीक है, तो कौन सा गैस लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इतना ध्यान होना, ये चीज पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन का उल्टा भी आ जाए तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करता है। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो हमारे देखो आपको पता होगा कि हमारा जो अधिकतर नाइट्रोजन क्या होता है, 78% जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, वह कहाँ पर पाया जाता है, आपके वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर में देखो, जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि नाइट्रोजन को क्या कर देता है, मिट्टी में ला देता है। ठीक है, मिट्टी में लाता है, ये बात है। तो कौन सा करता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सहायता करता है, वह आपका आएगा बी है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इसका राइट आंसर आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पित्त रस डैश में संग्रहित होता है, किसमें होता है, संग्रहित होता है। फिर से समझना क्वेश्चन का मतलब, पहले समझना, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन पे एग्जाम हॉल के अंदर बैठो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे, फिर जाकर के आंसर दोगे। ठीक है, इसमें बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, जैसे कि आपका पित्तरस डैश में संग्रहित होता है, क्या बोलता है, संग्रहित होता है, मतलब कि हमारे का मतलब क्या, इकट्ठा होता है। पित्तरस किस में इकट्ठा होता है, बहुत सारे बच्चे ये समझ आएंगे कि पित्तरस कहाँ पाया जाता है या कौन से अंग में होता है, ये सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया जा रहा क्वेश्चन में, पित्तरस डैश में संग्रहित होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए। क्या होता है, हमारा पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते आएंगे हमारे जो पित्ताशय कहाँ, कौन से अंग में होता है। पिताशय कौन से अंग में होता है, ये आपका होता है याकृत के अंदर में होता है, किसमें होता है, याकृत के अंदर में होता है। बाकी इसका राइट आंसर आपका पिताशय है। ठीक है, बाकी अंग की अगर बात की जाए, पिताशय आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा, और याकृत क्या होता है, आपका लीवर होता है। क्या होता है, आपका लीवर होता है। अभी इस क्वेश्चन में ही आपका बदल के, थोड़ा सा बदल के आ जाए, आपसे पूछ दिया जाए पिताशय का, ठीक है, पिताशय डैश अंग में पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, याकृत के अंदर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका होना, याद होना जरूरी है। ठीक है, और अग्नाशय में क्या पाया जाता है, कौन सा आपका हार्मोन पाया जाता है, पता होगा आपका, इंसुलिन, जो जानते होगा आप। अगर नहीं जानते तो मैं आपको लिख देता हूँ जरा, इंसुलिन, ये आपका हार्मोन होता है। क्या होता है आपका, ये आपका हार्मोन होता है, ये इसमें बनता है अग्नाशय के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फोर्थ क्वेश्चन है, इसी का पहले का एक फोर्थ पॉइंट है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अपचित, अपचित का मतलब क्या आएगा, जो पचा हुआ। ठीक है, पचा हुआ मतलब कि उसमें से ना जितने भी पोषक तत्व थे आपके, पोषण तत्व आपके, ठीक है, वह सबको निकाल दिया गया है, और बाद में बचा के आपका, एक तरह से बोल दिया जाए तो आपका कूड़ा बोल सकते हो, अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हो। ठीक है, तो पचा हुआ भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्कासन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बाती अंतर्ग्रह मतलब कि अंदर लेना होता हैगा। ठीक है, और अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता हैगा, भोजन में से सभी पोषक तत्व को अपना क्या करना, लेना। तो ये सब आपका मतलब होता है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो, 50 सेल्सियस, ठीक है, 50 सेल्सियस तापमान की लोहे की छड़ को, ठीक है, 50 सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया है। ठीक है, मतलब कि क्या बात क्या है, लोहे की छड़ का भी तापमान कितना है, 50 सेल्सियस ही है। ठीक है, और हमारा 50 सेल्सियस आपका जल का भी, मतलब कि जल का भी 50 सेल्सियस तापमान उतना ही है, मतलब कि दोनों का ही तापमान सेम सेम है। ठीक है, तो बाल्टी में डाला गया है, तो इस प्रक्रिया में उष्मा, इस प्रक्रिया में उष्मा का क्या होगा। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा लोहे की छड़ भी गर्म है, पानी भी हमारा गर्म है, तो इसमें उष्मा का क्या होगा हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबका आएगा बी है। ना तो लोहे की छड़ में जल की ओर, और ना ही जल से लोहे की ओर स्थानांतरित करेगा, मतलब कि जो हमारा जो उष्मा आएगा, जैसे कि मान के चलो आपके पास में क्या है, एक 50 सेल्सियस को लोहे का छड़ है। ठीक है, और एक मान के चलो ना, एक बाल्टी के में नॉर्मल पानी है, ठीक है, साधारण पानी है। अगर आप इसमें करोगे, ये लोहे 50 सेल्सियस तापमान वाले लोहे को तापमान के छड़ को पानी में डाल दोगे, तो क्या होगा, जो छड़ का जो तापमान था, उष्मा था आपका, हीट था, गर्मी था, वह आपका पानी के अंदर में चला जाएगा। ठीक है,
अब देखो बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे भी हमारा कहना है ये पानी भी 50 सेल्सियस पे ही है, लोहा भी 50 सेल्सियस पे है, तो इसका अब इसका ये होगा, ना तो हम जो उसमें आएगा छड़ में जाएगा, जल में जाएगा, और ना ही जो आपका पानी का जो उसमें आएगा वह आपके छड़ के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बीस का राइट आंसर आपका है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के अंदर में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तब यह डैश बनने के कारण दुधिया हो जाता है। क्या बनने के कारण हमारा दुधिया हो जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, दूध जैसा कलर हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के अंदर में डाला जाता है। ठीक है, देखो अब तो इसका बनता क्या है, इसका बनता है आपका, इसका राइट आंसर आपका सी है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनता है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो ये देखो डिटेल में हो रहा है। तो पहले इसका आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। पहली बात तो ये देखो, अब हमारे चूने के पानी को कैसे लिखते हैं, चूने का पानी आपका ये होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके लिए हम क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डाल रहे हैं, तो बनता क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और प्लस में आपका जल बनता है, सॉरी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब ये क्या, अब ये पानी जो आपका होता है ना दूधिया कैसे हो जाता है, वह भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यह एक सफेद क्या होता है, अपक्षेप होता है। सब ये सफेद अपक्षेप, अपक्षेप का मतलब क्या होता है, अपक्षेप का मतलब होता है एक, जैसे कि ना, आग घुलनशील पदार्थ। आप बोल सकते हैं एक आग घुलनशील पदार्थ, जो क्या होता है नीचे पानी, जो जा पानी में जाकर के ना बैठ जाता है, नीचे की ओर सतह की ओर में बैठ जाता है। ठीक है, तो है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद अपक्षेप होता है, जो चूने के पानी को क्या करता है, दुधिया कर देता है, दूध जैसा कर देता है। तो ये ऐसे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 7। देखो, जब नीले रंग के कॉपर, ठीक है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। ठीक है, हम डाल लें, तो अगले दिन विलयन का रंग डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का रंग सबको पता है क्या होता है, नीला होता है। उसमें हम लोहे की कील डाल रहे हैं, तो अगले दिन विलयन का रंग, ठीक है, समझ रहे हो ना, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए हरा हो जाता है। बाकी इसका थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो देखो हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है। प्लस में हम क्या कर रहे हैं, Fe को उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगले दिन पता क्या बन जाता है, वह बन जाता है आपका Fe सल्फेट बन जाता है। प्लस में आपका कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। Fe सल्फेट बनने के कारण क्या हो जाता है ना, विलेन का रंग नीले से आपका हरा हो जाता है। वो भी पूरा डार्क हरा नहीं होता, हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगला बात करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8 है। भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। भौतिक परिवर्तन के अंदर में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है, हमारे को बताना है। पहला गैस का बनना, ठीक है, नहीं गैस का बनना, ठीक है, गैस का उत्पन्न होना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है। अब देखो हम किसी पदार्थ के अंदर में किसी चीज को जानते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, सोडियम जानते हो, सोडियम। सोडियम एक बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है। इसके पानी में जब आप उसको डालोगे ना, पानी पता है, पानी पानी या तो गिलास में होगा या तो कांच में होगा, पता है क्या करेगा, सीधे फोड़ देगा इसको। गिलास को, कांच का गिलास मानो तो सीधे फोड़ देगा, आवाज निकालेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रासायनिक ध्वनि का उत्पन्न होना एक रासायनिक, ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। आकार का बदलाव, इसका राइट सबको क्या, आकार का बदलाव। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या था, या तो हम बोल सकते हैं आकार का बदलाव, मतलब कि साइज का बदलाव होता है, आकृति का कुछ ना कुछ से कुछ बन जाना। जैसे कि मेरे पेज का है, एक पेज है ये मेरा, ठीक है, पेज है मेरा, उसको मैं बीच से काट देता हूँ, तो क्या हुआ है, ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंदर में आएगा। क्या हुआ, इसका आकार ही तो बदला है, कुछ नया पदार्थ तो बना नहीं आपका, इसलिए। बाकी गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारा जो जितना खाना होता है वह सड़ जाता है। खाना जब सड़ता है तो सड़ने के बाद में इससे हमारे क्या निकलता है, बदबू, गंदी बदबू हो जाता है। ठीक है, तो जो पहले ओरिजिनल जो भी आपका पदार्थ था उससे नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये चीज समझना। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति समय मापने में सहायता नहीं करती है। कौन सी युक्ति समय मापने में सहायता नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का आपका क्या होता है, आपका खाना पकाने में यूज होता है, बाकी समय मापने में यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से, एक सेकंड रुकना, थोड़ा साफ कर दूं सही से दिखे आपको। निम्न में से वर्तुल गति कौन सी है, निम्न में से वर्तुल गति कौन सी है, हमारे को बताना है। ठीक है, वर्तुल गति का मतलब क्या होता है, कोई भी एक निश्चित पॉइंट है,
ठीक है, एक भी निश्चित पॉइंट है, निश्चित पॉइंट के हम चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या है, निश्चित पॉइंट के चारों ओर हम क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो वह वर्तुल गति का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य क्या है, एक निश्चित बिंदु है और पृथ्वी क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, समय की एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई इकाई है या एसआई मात्रक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, सेकंड है। ठीक है, समय को हम घंटे में भी माप सकते हैं, मिनट में भी माप सकते हैं, बट जो एसआई मात्रक क्या होता है, वैज्ञानिक रूप होता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से मापा जाने वाला, तो सेकंड में विज्ञान में अधिक से अधिक हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान के तरीके से हम लेंगे। ठीक है, तो इसे सेकंड में मापा जाता है समय को, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड एस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी अकार्बनिक अशुद्धि जल में पाई जाती है। कौन सी अकार्बनिक अशुद्धि हमारा क्या आएगा, जल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, मानव मल। ठीक है, मानव जो मल होता है, ठीक है, वह आपका कार्बनिक अशुद्धि होता है। बाकी सब की बात करें जाए, नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातु है, ये सब आपका अकार्बनिक है। क्या है आपका, अकार्बनिक है। ठीक है, तो बस कार्बनिक बताना था हमारे को। तो ये आपका होगा 12 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था क्लास की शुरुआत में ही बोला था 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और आपको क्लास में शुरुआत में मैंने ये भी बोला था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके एमसी क्वेश्चन भी हम इसी क्लास में कर लेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पेपर का हम अब एमसी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है। मैंने जैसे कि बोला था, आपका जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है आपका, वह आपका प्रीवियस ईयर का होगा। मतलब कि 23-24 का ही, ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब कि 24 का ही है आपका आएगा। ठीक है, 23 का, 2023 का है। तो करते हैं, इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न है। तो और आप लोग सोच रहे हो क्या सिलेबस भी इसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। सर्दी जुकाम हो जाने का दिक्कत होता है। आगे बात करते हैं, तो कोशिश करना सर्दी जुकाम बर्फ बर्फ वाली चीजें मत खाना बिल्कुल भी। ठीक है, और फुल कपड़े पहन के रखना, इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। बाकी सर्दी जुकाम होने पे आपका अभी एग्जाम चल रहा है, तो उसी पे ध्यान देना। सर्दी जुकाम हो जाए, सर में दर्द होगा, आप सही एकदम दर्द होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, आप बीमार भी हम पड़ जाते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है। तो इस सब पे ना फुल कपड़े पहन के रखना सही से। ठीक है, आगे बात कर, शरीर का ध्यान रखना कुल मिलाकर के। तो पहला आपका क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारा क्या है, वर्षा के हमारे को जो जो मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, वर्षा के मौसम में कवक विधि नहीं कर सकते। ठीक है, वर्षा के मौसम में कवक विधि नहीं कर सकते, सही या गलत। ठीक है, सही या गलत। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सही, ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ आपको, समझो। देखो, डिटेल में समझा देता हूँ, बाकी इसमें हमारा सही है या हमारे को गलती का ही आंसर देना, हमारे को ये नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना बस। तो कवक के, देखो, कवक के बीजाणु हवा में मौजूद होते हैं। कवक के बीजाणु क्या होता है, हवा में मौजूद होता है। मतलब कि कवक क्या होते हैं ये, कवक के बीजाणु का मतलब बोला जाता है एकदम बोल सकते हो अंग, छोटे छोटे अंग जो आपके होता है हवा में मौजूद होते हैं। जब उन्हें नमा, ठीक है, जब उन्हें नम या और, ठीक है, नम, नम मतलब कि पानी जैसा, ठीक है, पानी की अवस्था हो गया, बारिश हो गया, ये सब, और गर्मी हो गया, परिस्थिति मिलती है, तो वह अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ऐसी बात है कि कवक को जब आप हवा दोगे, ठीक है, हवा में आपका क्या होगा, आपको इसको नमी दोगे, बारिश होगा या गर्मी होगा, ठीक है, सर्दी होगा, तो इस समय ना वह अपना क्या करने लगता है, बढ़ने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है, ये चीज है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको नहीं करना है, क्योंकि ये विद्युत चैप्टर से रिलेटेड में, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ रहा है, गति वाला चैप्टर है, इसको हम करेंगे। वस्तु की गति को उसके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, वस्तु की स्पीड को हम दूरी समय ग्राफ को हम बना करके, ऐसे होता है हमारा ग्राफ। यहाँ पर क्या होता है, आपका दूरी होता है इस साइड में, इस साइड में आपका क्या होता है, समय होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है, वस्तु की गति इस प्रकार से चलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका है। ठीक है, तो वस्तु की गति इस प्रकार से, ये समान गति है, पहले तो एक समान गति है, तो इस प्रकार से गति होता है। हम कुल मिलाकर के गति को भी हम दर्शा सकते हैं दूरी समय ग्राफ के चित्रमक से। ठीक है, सही है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, लैपटॉप मैंने सही करा था, लैपटॉप हमारा डिस्चार्ज हो चुका है, सोचो बैटरी में लगा देते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक सेकंड रुकेंगे हम। चलो, बैटरी चार्ज हो रहा है, अब अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आपका विद्युत वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, इसको नहीं करेंगे हम। अगला करना है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड में है। ठीक है, शैवाल डैश नामक प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, शैवाल कैसे अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता होगा शैवाल के पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल।
ठीक है, तो इसके कारण क्या करता है वह, क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और प्रकाश फिर अपना भोजन कैसे बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाएगा। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आप क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर आप लिखोगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला करते हैं, ये है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चलती साइकिल के पैडल डैश गति करते हैं। ठीक है, चलती पैदल पैडल होता है, आपको पैडल पता होगा कि एक एक हिस्से में जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर एक हिस्से के ना पैडल क्या ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, तो गोल गोल घूमता है, तो ये कौन सी गति होता है आपका, अभी हमने ऊपर में पढ़ के आ रहे थे, हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन करा था, हमने देखा था वर्तुल गति, क्या पढ़ा था हमने, वर्तुल गति। तो ये वर्तुल गति का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ रहा है नाइट्रोजन वाला। ठीक है, हम करेंगे, सातवां क्वेश्चन करें हम, वायुमंडल में प्रयुक्त नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन डैश रूप अवस्था, डैश रूप या अवस्था में उपस्थित होता है। वायुमंडल के अंदर में नाइट्रोजन आपको कैसे अवस्था में होता है, ठोस, गैस, द्रव, कौन से में, ठोस मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, या आपका गैस रूप में होता है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा गैस। किसमें होता है आपका, किस रूप में होता है आपका, वायुमंडल में गैस के रूप में। अब वायुमंडल में कितने परसेंट आपका क्या है, नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला नहीं करना हमारे को, ये विद्युत वाला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, समय का मूल मात्रक लिखिए। समय का मूल मात्रक अभी हमने पूरा पढ़ा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर में, वह क्या था, सेकंड था। क्या था, सेकंड। सेकंड को कैसे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी का अथवा वाला है, देख लेते हैं इसको करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका है गतिशील, गतिशील मतलब गति वाले चैप्टर से रिलेटेड में आपका चैप्टर क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम। गतिशील वाहनों का कौन सा गुण यह है निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, गतिशील वाहनों का कौन सा गुण यह निर्णय निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। ठीक है, गतिशील वाहन है। ठीक है, तो कौन सा गुण होता है उसके अंदर में निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन, ठीक है, कौन दूसरे से, एक दूसरे, यहाँ पे होना चाहिए कौन एक दूसरे से तेज चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका आएगा, क्या होता है, आपका स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड। स्पीड से हमारे को पता चल जाता है कि कौन सा गाड़ी कितना तेज चल रहा है, कितना तेज नहीं चल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, स्पीड है। अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, 10वां वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, और बस। ठीक है, 10वां वाला क्वेश्चन करते हैं, पौधे के भोजन, ठीक है, पौधों के भोजन उत्पादन प्रक्रम में बनने वाले ऑक्सीजन गैस का क्या होता है। ठीक है, अब पौधों का हमें पता है कि पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सबको पता है। और छोड़ते क्या आपका, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का तो यूज करता नहीं है, पौधे ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, वह किस में चले जाते हैं, आपके वायुमंडल में चले जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, वायुमंडल में चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 13। ठीक है, वायुमंडल में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं, बस इतना लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोषक क्या होता है। ठीक है, पोषक क्या होता है, न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे, पोषक वह घटक होते हैं जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक क्या होते हैं आपके, वह घटक होते हैं जो शरीर के पोषण, ठीक है, बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये आप इसका लिखोगे। नेक्स्ट वन आपका बैटरी वाला है, MCB बॉक्स है आपका, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे टोटल, हमने दोनों क्वेश्चन पेपर के हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, जैसे मैंने करा दिया, अब हम करने जा रहे हैं दोनों वाले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको पहले एक चीज एक पूछना चाहता हूँ, आपसे स्टूडेंट को जो जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स के अंदर में यस या नो लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो यस लिख देना, नहीं समझ में आता तो नो लिख देना। और नो, नो का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर डाल देना, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस इतना ही। और अभी तक आपसे स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो अब, ठीक है, तो यहां तक बने रहे हो, आगे भी आपको और भी इससे भी ज्यादा आपको, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आ चुके हैं, आपको मैं और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो फटाफट से अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये आपका खंड आपका खा आएगा, इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपको दोनों मोबाइल देखने को मिलेंगे, तो करते हैं। देखो, पौधों की पत्तियों पर रंध्र, इसको इंग्लिश में बोले तो स्टोमेटा नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होता है, छिद्र होते हैं। सूक्ष्म छिद्र का मतलब क्या, सूक्ष्म छोटे छोटे जगह सब होते हैं। ठीक है, तो रंध्र क्या कार्य करते हैं हमारे को बताना है। ठीक है, तो हमारे को पूछा ये होते हैं, रंध्र क्या कार्य करते हैं हमारे को बताना है। दोनों क्वेश्चन बताइए, 2 पॉइंट हमारे को लिखने की जरूरत है, तो चलो करते हैं।
देखो तो ये आपका पहला, तो आप लिखोगे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, गैसों को क्या कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, लेना देना। ठीक है, लेना देना। तो क्या होता है आपका, जैसे कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, वे लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, आदान मतलब आदान प्रदान। ठीक है, आदान का मतलब यहाँ पर पहले आप क्या लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना। ठीक है, बाकी जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिख देना, बस इतना ही लिख देना, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आदान का मतलब क्या होता है, लेना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रदान का मतलब देना, मतलब कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, बस। पहला आपका हो गया। दूसरा आपका है, पौधों में अधिक जल को रंध्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब रंध्र द्वारा ही आपका जो पौधों के अंदर में अधिक जल हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे तो ये पौधे में अधिक जल हो जाता है तो जड़ों द्वारा जमीन में क्यों नहीं डाल देते हैं, जमीन में नहीं होता है, जमीन में नहीं जा पाता है। कुछ पानी ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ जल के हिस्से ऐसे होते हैं जो फिर से मिट्टी में नहीं जा पाते हैं, तो रंध्र द्वारा, स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लिखोगे। ठीक, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाला जब आपको, आप छोटी क्लास में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। अथवा जब बीच में क्वेश्चन के बीच में आपको अथवा मिल जाए, या तो आपको पहले वाला क्वेश्चन करना होता है या आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और ये मर्जी आपका, किसका मर्जी होता है, ये आपका मर्जी होता है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको, जिसका भी आंसर आपको आता हो सही से, उसको आप चुन करके आंसर दे देना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, इस संबंध में रहने वाले एक जीव का नाम लिखिए। ठीक है, सहजीवी संबंध, इसको मैंने डिटेल में लिख रखा है आंसर को, तो चलो समझ जाता हूं आपको। देखो, सहजीवी संबंध वह होता है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीव, क्या प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है, दो अलग अलग प्रजातियों के, मतलब दो अलग अलग जीव आपके एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपना घर और भोजन बांटते हैं। ठीक है, और हमारे को क्या करना था, रहने वाले जीव का, और किसे कहते हैं, और प्लस में जीव का नाम लिख रहता है। इसका राइट आंसर आपका आएगा लाइकेन। ठीक है, लाइकेन लिख देना। अब ये लाइकेन क्या होता है, अब ये लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में, ठीक है, लाइकेन में ऐसा बोल सकते हो आप, एक घर है, घर बोल सकते हो आप। ठीक है, घर भी नहीं बोल सकते हो, एक तरह से पदार्थ बोल दो बस अभी। बस अभी लाइकन को छोड़ देना। ठीक है, लाइकन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, क्या होता है, लाइकन एक तरह से बोल सकते हो, घर बोल सकते हो। ठीक है, तो एक पदार्थ भी बोल सकते हो। लाइकन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, और शैवाल कवक को भोजन देता है। शैवाल क्या करता है अपना, शैवाल क्या करता है, शैवाल के पास पता ही आपको क्या होता है, भोजन बना सकता है वह अपना, क्योंकि क्लोरोफिल होता है उसमें, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह भोजन बनाता है। ठीक है, तो अपना कवक को भोजन देता है, और कवक शैवाल को क्या करता है, घर पानी देता है। तो इस प्रकार से, मतलब कि दो अलग अलग आपके क्या होते हैं, आपके जीव होते हैं, जो एक, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, बस। तो ये यहां से लेकर यहां तक आप लिखोगे। बाकी आपको पता है, इसमें एक और चीज सुन लो, एक और चीज, तो यहां से लेकर के यहां तक भी लिखोगे तो भी नहीं, यहां से पूरा लिखना। ठीक है, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन आपका है, बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं। बरसात के मौसम के अंदर में अब मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं, क्योंकि देखो, अब मैंने आंसर लिख रखा है। देखो, बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह इसलिए उगते हैं क्योंकि मशरूम को उगने के लिए नमी और नम परिस्थिति की आवश्यकता होती है, जो उन्हें बारिश के मौसम में प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो ये आप यहाँ से मतलब कि कहने मतलब यह है कि बारिश के मौसम में मशरूम अच्छी तरह से उगते हैं, क्योंकि मशरूम को उगने के लिए ही क्या होता है, नमी वाला आपका परिस्थिति, आपको नमी वाली जगह चाहिए होता है। ठीक है, परिस्थिति चाहिए होता है, वातावरण चाहिए होता है। ठीक है, जिससे कि वह करता है, अपना विकास पे करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टर, सॉरी, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टर तापमापी के बीच एक अंतर बताइए। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी मतलब कि जो साइंटिस्ट अपना, अपने क्या बोलते हैं, लैब के अंदर में, साइंस लैब के अंदर में तापमापी रखते हैं। डॉक्टर अपना, आपको पता ही होगा क्या होता है, तापमापी जैसे अपने मुंह में लगा देते हैं या जहाँ इधर लगा देते हैं, काख में होता है। तो यहाँ पे लगा के बीच में क्या अंतर होता है, हमारे को बताना है। देखो, ये अंतर हो, छोटा सा अंतर हो। देखो, डॉक्टर तापमापी का प्रयोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबको पता है। और इसका परिसर, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक वह तापमान को माप सकता है, 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक। ठीक है, अगला बात करते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग विभिन्न पदार्थों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। मतलब विभिन्न पदार्थ, विभिन्न पदार्थ का मतलब क्या, अलग अलग प्रकार, हर मतलब कि अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा पदार्थ का हम क्या कर सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिसर रेंज क्या होता है आपका, -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक आपका होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसका अथवा वाला, ऊपर वाला करना है, क्वेश्चन करना है तो कर लो, नीचे वाला करना है तो नीचे वाला कर लो। ठीक है, तो थल समीर किसे कहते हैं,
थल, थल मतलब क्या होता है आपका, थल मतलब आप बोल सकते हो स्थल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्थल। ठीक है, स्थल। समीर, समीर का मतलब क्या होता है, समीर का मतलब होता है आप बोल सकते हो हवा, क्या बोल सकते हो आप, हवा। तो स्थल हवा, स्थल हवा क्या होता है, या आप बोल सकते हो स्थल समीर क्या होता है, वह समझो। देखो, ये इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, छोटा सी आंसर है, समझो। पहले क्या करना है, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पहले ना क्वेश्चन का आंसर समझ लेना, फिर जो आप समझे हो ना उसी को अपने, उसी को लिखना, ठीक है। पहले समझना, पहले अगर एक बार में समझ में ना आए, दो बार, एक बार ना पढ़ने, एक बार समझ में ना आए, दूसरी बार पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, अपने आप से समझ में आ जाएगा। पहली बात कंप्लीट, ठीक है। अब जो आपने समझा हैगा उसी को अपनी भाषा में, जैसे आप साधारण साधारण बसों, साधारण साधारण शब्द के अंदर में लिखना। ये नहीं है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक डिट्टो जिस भाषा में लिख रखा है वैसे लिखना है, ऐसा नहीं। जो आपने समझा है उसी को लिख दो बस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है उसी को कॉपी करके लिखना है, वरना तो हमारा आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आपने समझा है वह उसको लिखना है, देखो। तो चलो पढ़ते हैं, इसके आंसर को करते हैं। रात में स्थल, ठीक है, रात में स्थल जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडा होता है। रात में जो स्थल होता है ना आपका, जल की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या होता है, वह ठंडा होता है। समझ में आ गया, ठीक है। और इससे स्थल के ऊपर की हवा ठंडी, अब इससे क्या होता है, स्थल के ऊपर की हवा क्या हो जाती है, होकर हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है। हवा क्या होता है, ठंडी होकर के भारी हो जाती है। क्यों हवा भारी हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी के, क्योंकि इसमें आपका क्या है, नमी आ जाता है। वायु के अंदर में क्या आ जाता है, नमी आ जाता है। और अधिक दाब का क्षेत्र बनाती है, क्या अधिक दाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है, बनता है। जबकि समुद्र के ऊपर की हवा तुलनात्मक रूप से गर्म रहती है। अब समुद्र के ऊपर की हवा क्या रहता है, समुद्र के ऊपर का हवा गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता हुआ है, ठीक है। और कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है। और दाब के इस अंतर के कारण, ठीक है, अब जैसे देखो, समुद्र के अंदर में क्या हो रहा है, दाब का कम क्षेत्र रहेगा, और स्थल के अंदर में दाब का क्षेत्र उच्च है, ठीक है। तो दाब के इस अंतर के कारण हवा जो होता है आपका, हवा, आपका हवा है स्थल से, ठीक है, जमीनी इलाके से समुद्र की ओर बहने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थल समीर, मतलब कि आपका स्थल हवा भी हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है, परंतु कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्यों। सबको पता है कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बाकी जब हम कागज को जलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह राख में परिवर्तित हो जाता है, और प्लस में हमारा कुछ गैसेस भी निकलते हैं हमारे। तो चलो देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखो, पहला, कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है। कागज काटने पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। कागज काटने पर क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, सिर्फ आकार या आकृति में बदलते बदलाव, ठीक है, आकृति बदलती है, बस इतना ही है, ठीक है। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो वह क्या होगा, किसी भी प्रक्रिया के अंदर में, सुनो, किसी भी प्रक्रिया के अंदर में आपका नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा, बस। अगला बात करते हैं, हमारा दूसरा जो बोला गया था, परंतु कागज जलाने पर रासायनिक प्रक्रिया है। तो कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। कागज जलाने पर वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, जल वाष्प हो गया, और राख बनाता है, जिससे मूल पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, इसने, कागज ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, अभिक्रिया के करने के बाद में नए पदार्थ बनाया उसने, ठीक, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, और हमारा राख। लास्ट में देखते हो राख बन जाता है, जल वाष्प मतलब जल भी बनाया कुछ हिस्से में। तो इससे मूल पदार्थ के गुण क्या हो गए, अब क्या होगा, कागज पूरी तरह से बदल गया, अब राख में बदल गया। पहले एक सिंपल सा कागज था, अब राख में बदल गया। तो इससे मूल पदार्थ के गुण क्या हो गए, बदल गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक आप आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे, वह हमारे क्या करना है, हमारे को 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं कंप्लीट। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर में हम 3 नंबर वाले करेंगे, फिर जाके 3 नंबर वाले के बाद में क्लास को हम बंद कर देंगे, ठीक है, क्लास को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे 4 नंबर 5 नंबर वाले, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो करते आएंगे, खंड आपका गा है, 3 नंबर वाले सारे सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ना पता है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज और मैं शुरुआत में बता देना चाहता हूँ। तो आपसे पहले तो ये बताना आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें देख रहा होगा 6 7 8 ही क्वेश्चन है, मतलब टोटल 3 नंबर वाले 3 ही क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका है ना, ठीक है, वह आपका क्या है, पूरा नहीं है। क्या मतलब, कहने मतलब देखो, ये आपका 12 क्वेश्चन तक था, 11 क्वेश्चन इसमें है, बाकी 12 से लेकर 12 13 14 15 16 ये सब आपके क्वेश्चन आपके नहीं है। 13 हो गया,
ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस हो गए। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन सब बहुत सारे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसी में मुझे क्वेश्चन पेपर का ना पेज फटे हुए मुझे मिले थे, तो इसके कारण हमारा क्वेश्चन पेपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है ना, हमारा आधा अधूरा है। ठीक है, तो हमारा आधा अधूरा है ना, तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, इसी की वजह से इसमें कुछ 3 नंबर वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम इसी क्लास के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसमें आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्लास के अंदर आपको मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। बाकी आपके इस वाले एग्जाम के अंदर में ये चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सब क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, बाकी इंग्लिश में, हिंदी में आगे आगे मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके आंसर को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आहार नल के किस भाग में, ठीक है, किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? आहार नल के किस भाग के अंदर में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, HCl पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे को बताना, चलो देखते हैं कहाँ पाया जाता है। आहार नल, आहार नल के जाने के बाद में अमाशय के अंदर में। ठीक है, तो आहार नल के किस भाग के अंदर में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? अमाशय के अंदर में। इंग्लिश में होता है ठीक है, स्टोमैच, ठीक है, स्टमच, स्टमच के अंदर में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट इसका, इसी के सेकंड का आंसर देते हैं हम। सेकंड आपका है, यह अम्ल ठीक है, यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है? इसके 2 कार्य लिखना है हमारे को। ठीक है, खाना पचाने में देखो, पहले इसका मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आएगा यह अम्ल। ठीक है, यह, ठीक है, यह एक खाना पचाने में कैसे मदद करता है, पहले हम देखते हैं इसका आंसर। यह एक अम्लीय वातावरण बनाता है। ठीक है, जो पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है। पाचक एंजाइम का मतलब जो खाना को क्या कर देते हैं, पचाते हैं। ठीक है, पाचक मतलब पचाने वाले, एंजाइम को सक्रिय कर देता है, मतलब कि एक्टिव कर देता है, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से वह क्या करता है, भोजन को पचाता है। पहले का आंसर हो गया कंप्लीट। अब हमारे को 2 कार्य लिखने थे इसके, HCl के 2 कार्य। पहला आपका कार्य है पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता करता है। ठीक है, पेट में जितने भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपके आते हैं, ठीक है, उन सबको क्या करता है, वह नष्ट कर देता है। ठीक है, पहला कार्य हो गया। दूसरा आपका है, यह अम्लीय माध्यम बनाता है जो प्रोटीन के पचाने वाले, ठीक है, पचाने वाले एंजाइम पैम्पिस को सक्रिय करता है। ठीक है, तो दूसरा आप आंसर ये लिखोगे, यह अम्लीय माध्यम बनाता है, ठीक है, जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पैम्पिस को सक्रिय करता है, मतलब कि एक्टिव कर देता है, जिससे कि प्रोटीन आपका पच जाता है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर लिखना है। और आपसे स्टूडेंट को शायद में भी ऐसा लग रहा हो, कुछ कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि मुझे भी थोड़ा फील आ रहा है कि इतने सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, कैसे कैसे आप तैयारी करोगे। ठीक है, बाकी आपके पास समय है, ऐसी बात नहीं, आज का पूरा दिन है, कल का भी पूरा दिन है। ठीक है, और परसों सुबह के कुछ दिन है। तो आप स्टूडेंट को, आपको मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जिस प्रकार से आप स्टूडेंट क्या कर पाओगे, थोड़ा सा तैयारी कर पाओगे। पहले क्या करना, सारे सारे एमजी 1 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। मैं आपको 24 क्वेश्चन कंप्लीट कराया, 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। स्टेप 1, ये आपका क्या है, स्टेप 1 है। पहले इसको कंप्लीट करो अच्छी तरह से, ये हो जाए, फिर जाकर के आपको क्या करना है, फिर आपको 2 मार्क्स वाले, ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को फिर कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर 2 नंबर वाला आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब कि पहला स्टेप तब तक कंप्लीट ना हो जाए, तब तक नेक्स्ट स्टेप पे हमारे को नहीं बढ़ना है। ठीक है, 2 नंबर वाला कंप्लीट हो जाओ अच्छी तरह से। अब कंप्लीट हो जाने का मतलब क्या है, जैसे कि एमसी क्वेश्चन हो गया, आप पढ़ लोगे, उसके आंसर लिखने की जरूरत होती नहीं एमसी क्वेश्चन की, पहले तो ये। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन तो, एमसी क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। सेकंड आपका जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से समझ लिया, कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमको करना है, लिख करके देखना है। क्या करना है, लिख कर, ठीक है, देखना है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन का, वो भी क्वेश्चन का आंसर जब तक लिख करके एक बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे आपको नहीं बढ़ना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं ऐसे करके आगे बढ़ना, आपको बहुत बड़े तरीके से, अभी पहले एक को करना, आपके पास 2 दिन का समय है, आपको कर लोगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे इसका हाथ वाला क्वेश्चन है, या तो आपको ये दोनों करने थे ऊपर वाले, या तो आपको दोनों ये नीचे वाले करने थे। चलो करते हैं। अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है? खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है? दूसरा आपका है, अमीबा के पदार्थ के 2 उपयोग लिखिए। तो अब पहले हम करते हैं, अमीबा में खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, हमारे को बताना है। ठीक है, देखो, तो आपका है, पहला का आंसर है, अवयव में भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन, पाचन मतलब पचाना। खाद्य रिक्तिका क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। और पाचक रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। पाचक रस में पचाने वाला जो आपका रस होता है, लिक्विड होता है, जैसे कि हमारे अमाशय के अंदर में कौन सा है, अम्ल होता है, HCl होता है। उसी प्रकार से खाद्य रिक्तिका के अंदर में भी एक आपका रस होता है। ठीक है, तो खाद्य रिक्तिका में साबित होता है, जो भोजन को सरल कणों में तोड़ देते हैं। सरल कणों मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो इतना आप आंसर लिखोगे, बाकी आप, ठीक है, इतना लिखोगे।
नेक्स्ट आपका हैगा अमीबा के, ठीक है, अमीबा के पदार्थ के दो उपयोग लिखिए, ठीक है, अमीबा के पदार्थ, ये पदार्थ पहले है क्या उसको समझेंगे, बाकी दो इसके उपयोग को भी लिखना है हमारे को, ठीक है। पदार्थ आपका क्या है, आप बोल सकते हो पदार्थ को, आप बोल सकते हो जाल, अंग, एक उपकरण भी बोल सकते हो, ये तीन चीजें आप बोल सकते हो, ठीक है, आप तीन चीज बोल सकते हो, जाल भी बोल सकते हो, अंग भी बोल सकते हो, एक उपकरण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो, तो पहला कार्य इसका हैगा अमीबा, ठीक है, अमीबा पदार्थ की मदद से भोजन के चारों ओर घेर, ठीक है, घेर कर, ठीक है, से घेर कर खाद्य युक्तिका बनाता है। अब ये पदार्थ अमीबा क्या करता है, पदार्थ की मदद से, क्या हो गया आपका जाल हो गया, आप इसको जाल भी बोल सकते हो, अंग भी बोल सकते हो, और आप उपकरण भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अमीबा पदार्थ की मदद से, ठीक है, पदार्थ की मदद से भोजन के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर से घेर कर खाद्य युक्तिका बनाता है, ठीक है, तो इसकी मदद से ही होता है, और भोजन को निगलता है, भोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये चीज हो गया पहला, तो ये मदद करता है, पहला कार्य ये है। सेकंड का पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। तो पदार्थ अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है, ठीक है, पदार्थ क्या करता है, अमीबा को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या कर देता है, मतलब कि बोला जाता है आपको परिवहन केंद्र में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट केंद्र में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये है आपके दो इसके उपयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 है, ठीक है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला आपका है, ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, एक एजेंट कॉल था इसलिए करना, अटेंड करना जरूरी था, ठीक है। तो उसका 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को, तो सूर्य का प्रकाश को या गर्मी को अवशोषित करते हैं, अधिक अवशोषित करते हैं, मतलब कि वह गर्मी को क्या कहते हैं, हीट को ना वह ले लेता है, छीनते हैं। या अवशोषित का मतलब क्या होता है, आपको छीनते हैं, एक तरह से बोल दो, ठीक है, अपने अंदर में ले लेते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े कहते हैं जितने भी प्रकाश हो, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को, गर्मी को क्या कहते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे कि सर्दियों में हमारा शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है, तो इसलिए हम सर्दियों के अंदर में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा सब कुछ है, ठीक है। तो अगला करते हैं, देखो अगला इसका था आपका, देखो इसी का पहले दिखा देता हूँ, इसका सेकंड का है, अगर आपको, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा साफ कर दिया जाए, ठीक है। देखो, अगर आपको ठीक है, अगर आपको अंततः सर्दी में एक मोटा कंबल और अथवा या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसी का एक चुनाव करने की छूट हो, तो आप क्या चुनोगे और क्यों, ठीक है। कहने मतलब ये है कि आपके पास में सर्दी के अंदर में, अंत सर्दी और बहुत ज्यादा ठंड हो रहेगा, आपके पास क्या है, एक मोटा सा कंबल है, और इधर की दूसरी साइड में आपके पास में दो पतले कंबल है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसके चुनना ज्यादा से ज्यादा पसंद करोगे और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर हमको बताना है, तो इसका आंसर आपका है, देखो इसका आंसर आपका है, हम दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि इन दो कंबलों के बीच में हवा की एक परत बन जाती है। अभी देखो, अब हमारे जो कंबल है, दो कंबल है, दोनों कंबल के बीच में, ठीक है, बीच में समझ रहे हो, उसके बीच में क्या हो जाता है ना, हवा आ जाता है, अगर हवा घुस गया ना, ठीक है, हवा की एक परत बन जाता है, मतलब कि हवा आ जाता है, हवा घुस जाता है कमल के बीच में, ठीक है। तो हवा उष्मा की कुचालक होता है, और हवा क्या होता है, उष्मा की कुचालक होता है, मतलब कि उष्मा, हवा क्या करता है, उष्मा को आगे फैलने नहीं देता, आगे निकलने नहीं देता, मतलब कि कम्बल से बाहर हवा को निकलने देगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यह है उष्मा, ठीक है। अब हवा क्या करे, उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगा, जो हम शरीर में से जो हमारी गर्मी निकलेगा उसे बाहर निकलने नहीं देगा हवा, ठीक है। तो इसलिए यह उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, और अब हमें एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी करता है, ठीक है। तो क्या करेगा वह, हवा होता है, तो हवा उष्मा को आगे निकलने देगा ही नहीं, तो इसके कारण क्या बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, और गर्मी की वजह से हमारे को सर्दी नहीं लगेगा, इसलिए हमारे मोटे कंबल नहीं लेकर के हमें दो पतले पतले कंबल ओढ़ने चाहिए, ठीक है। तो बस इतना सा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर में देखो, 8वां क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला आकाश का है, एक सरल लोलक की इधर उधर गति डैश गति का उदाहरण है, ठीक है। एक सरल लोलक, आपने एक ऐसी प्रकार की घड़ी देखी होगी
ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक आपका इस प्रकार से आपका क्या रहता है, आपका घंटा सा रहता है, जो क्या कहता है, इधर कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। ठीक है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। तो ये हमारे को बताना है कि वह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दोलन गति का आपका उदाहरण है। ठीक है, अगला करते हैं। सॉरी, अगला करते हैं। देखो, अब हमारे क्या है, एक सरल लोलक 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो सरल लोलक कहने का मतलब क्या है कि देखो, अब ये कि जो लोलक है, ये जो हमारा घंटा जैसे लटक रहा है, वह क्या होता है, एक लोलक होता है जो, ठीक है, 30 दोलन। ठीक है, 30 दोलन का मतलब क्या आता है, यहां से मान चलो, यहां से शुरू कर रहा है, यहां पर जाकर के, ठीक है, यहां पर जाकर के फिर से वापस आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक दोलन कहेंगे। ठीक है, उसको पूरा करने में 30 डॉलर को इस प्रकार से 30 बार करने पर उसे 40 से 45 सेकंड का समय लग रहा है। तो लोलक का आवर्तकाल मतलब कि अब देखो 45 सेकंड लग रहा है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे आवर्तकाल का मतलब ही एक तरह से बोला जाए तो आपका समय ही जैसा होता है। क्या होता है, समय ही होता है। बस हमारे को 45 सेकंड लग रहा है, फिर भी हमारे को क्या करना है, बट समय कैसे लग रहा है, हमारे को ना घंटे के हिसाब से समय लग रहा है। देखो जैसे कि हमारा क्या, हमारा तो समय फिक्स रहता है कि घंटे के हिसाब से इतना मीटर, इतना समय है, इतने सेकंड होते हैं। बाकी जब ये जो हमारा घूम रहा है ना, ये भी घूमने पे ना इसका भी अलग समय होता है। ठीक है, आप लोग से इतना समझ सकते हो, जो लोलक घूम रहा है, ये जो आपका लोलक है, उसका घूमने का भी आपका क्या होता है, एक अलग सा समय होता है, उसको हमारे को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वह समझना। ठीक है, देखो आवर्तकाल, अब आपका आवर्तकाल क्या होता है, आपके मन में ये भी चला आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो 30 दोलन का पूरा करने में आपका, ठीक है, मतलब कि देखो हमारे को कुल मिलाकर, सॉरी मैंने जो गलत बताया, थोड़ा सा गलत बता दिया है। ठीक है, देखो तो हमारा क्या एक दोलन हुआ। ठीक है, अब देखो आवर्तकाल का मतलब आपका ये है। ठीक है, फिर से समझना, आवर्तकाल का मतलब ये है कि मेरा जो एक है आपका, एक लोलक है ये वाला, यहाँ से चल करके यहाँ तक फिर से वापसी आ गया, तो इसका एक दो, एक आपका क्या हो, एक दोलन हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल को एक दोलन हो गया। तो इस प्रकार से कितने दोलन उसने पूरा करा, 30 दोलन पूरा करा। कितना समय लगा, 45 दिन लगा। तो हमारे को लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमारे को एक लोलक का, क्या पूछा जा रहा है, एक लोलक का आपका कितना समय लगा। एक लोलक का मतलब यहां से लेकर यहां जाकर के फिर से वापसी आने में एक लोलक का कितना समय लगा, उसको हमारे को एक लोलक का, उसी को हम क्या कहें, आवर्तकाल कहेंगे बस। ठीक है, देखो आवर्तकाल एक ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय। ठीक है, एक दोलन। ठीक है, आप लोलक मत बोलना, लोलक मत बोलना, दोलन बोलना। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझ लेना। जो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल को बड़े को यहां समझो पहले। समय कितना दिया गया, समय को 30 से दर्शाते हैं, 45 सेकंड। दोलन को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, 30 दोलन। ठीक है, आवर्तकाल को बड़े टी से दर्शाते हैं, ये भी एक समय ही होता है। ठीक है, तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आपका होता है समय को, समय बटे एन, मतलब कि आप समय को आप दोलन से भाग कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका समय आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, तो समय क्या था, 45 सेकंड, एन क्या था आपका 30 है, तो ऊपर नीचे जब आप उसको भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, पहले हम इसको 3 से काटेंगे, 15 बार में कट जाएगा, ये 30 बार 10 बार में कट जाएगा। फिर इसको ऊपर नीचे काटेंगे, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, जब 2 को 3 से भाग करोगे आपका 1.5 जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आवर्तकाल कहते हैं, और ये आपका इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अथवा वाला। देखो अथवा का पहले गति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो गति को परिभाषित करते हैं। ठीक है, गति किसे कहते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। या पर चाल को ही गति हम कहते हैं, दोनों एक ही है, चाल कह लो गति कह लो, सेम कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय मतलब कि जो कोई भी आपको समय दिया गया है, ठीक है, कोई भी फिक्स टाइम है में, ठीक है, कोई आपको समय दिया गया है, ठीक है, कोई सा भी समय हो सकता है। ठीक है, किसी भी समय में, ठीक है, आप एकांक समय में मतलब किसी भी समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये मान के चलो 1 घंटे में, 1 घंटा आपको दिया गया, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे, वस्तु की चाल। ठीक है, वस्तु की चाल हम या गति हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला आपका होता है आपका दूरी, दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे समय आपका होता है। तो इस चीज को आपका, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के अंदर में, बस इसकी परिभाषा लिखना है आपको, इसको मत लिखना, बाकी इसको याद करने की जरूरत है। आपका चाल या गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, बस इतना याद कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाइए। ठीक है, हमारे ये जो स्थिति दिया गया है, हमारे को दूरी समय ग्राफ दर्शाना है। देखो नियमित, ठीक है, नियमित चाल से गति करता एक ट्रक, नियमित चाल मतलब कि कंसिस्टेंट,
क्या है इंग्लिश में बोला जाता है कंसिस्टेंस, मतलब कि आपको मान चलो 1 घंटा चल रहा है, 1 घंटे में उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, फिर अगले फिर से दो दो बज गया, फिर से अगले फिर से 1 घंटा उसको लगा, उसने 40 से चला, फिर 60 चला, ठीक है, फिर 80 चला, तो इसको एक एक घंटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वन एक एक घंटा इसको मिल रहा है, एक एक वन आवर्स उसको मिल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, 20-20 किलोमीटर क्या कर रहा है, दूरी को तय कर रहा है। देखो इसमें अंतर कितना है, 20 का है, इसमें अंतर कितना है, 20 का है, इसमें अंतर कितना का है, 20 का है, मतलब कि हर एक किलोमीटर के अंदर में, हर एक घंटे के अंदर में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, नियमित चाल कहेंगे। तो देखो इसका क्या है ग्राफ, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना है तो इसको समझ लेना, बाकी इसको इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे इधर ऐसे ऐसे लाइन, 2 लाइन लिख देना, यहाँ पे दूरी लिख देना, यहाँ पे समय लिख देना, और एकदम सीधी यहाँ से लेके यहाँ कोने से सीधी एक रेखा ऐसे रेखा खींच देना, इसी को हम ये किसे, ये आपका नियमित चाल को दर्शा, ठीक है, नियमित चाल गति को दर्शाता है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, सड़क के किनारे खड़ी एक घड़ी, ठीक है, सड़क के किनारे खड़ी एक घड़ी का हमारे को दूरी समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपका ये रहा दूरी समय ग्राफ, इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाता है, खड़ी है तो इस प्रकार से ये जो आपका लेट जाएगा, ये वाली रेखा लेटा हुआ रहेगा, तो दूरी समय ग्राफ ये इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना था हमारे को, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आपको मैंने बोला था क्वेश्चन पेपर आपका सेकंड है, उसमें 2 ही क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले थे, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यदि एक स्कूटर 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड की गति से, मतलब कि गति के आपका 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, ठीक है, मतलब कि एक स्कूटर की गति के आपका 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितने मिनट में, हमारे को समय दिया जा रहा है, समय कितना दिया जा रहा है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, मिनट में दूरी कितनी तय करेगा, तो हमारे को दूरी बताना है, ठीक है। तो देखो पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सभी भी आ जाना, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उत्तर लिख करके दिया है, पहले जो जो आपको दिया गया है वह लिखना, फिर आपको जो ज्ञात करना है उसको लिख लेना पहले, ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार से लिखना। तो दिया है आपको, स्पीड दिया गया 2 मीटर पर सेकंड दिया है, समय आपको दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट, और समय आपका किसमें हमेशा होता है, आपका सेकंड के अंदर में होता है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड आपके होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आपका, और ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी का अब आपका एक फॉर्मूला याद कर लेना, ये जो फॉर्मूला आपका ना है बहुत ज्यादा सब बहुत ज्यादा काम आएगा, आपको 10th तक आप पढ़ोगे ना, ठीक है, 10th तक आप पढ़ोगे तो आपको 10th तक आपको सपोर्ट करेगा, आप तक ये आएगा ही आएगा, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला आपका होता है गति गुणे समय होता है, दूरी बराबर आपका क्या होता है, गति गुणे समय होता है। आप बोले जाता है डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टाइम होता है, मतलब स्पीड इंटू टाइम होता है, डी बराबर ऐसे स्पीड इंटू टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी आपको क्या दिया गया है, दूरी आपको दिया गया है, ठीक है, तो बात सुनना पहले तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो दूरी बराबर क्या हम लिखेंगे, हमारे को गति लिखेंगे, गति कितना हमारा 2 है, 2 लिख दिया, समय कितना दिया गया हमारे को 60 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो बीच में क्या गुना है, मतलब कि 2 को 60 से गुना करेंगे हमारे कितना आ गया, 120 आ गया। और दूरी हमेशा किस में दर्शाया जाता है, मीटर में, किस में दर्शाया जाता है, मीटर के अंदर में दर्शाया जाता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो गया, 120 मीटर, तो दूरी हमारा आ गया। बस सिंपल सा, आपको मैं बोलूं ना, ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन में आया ना, इस क्वेश्चन की वैल्यू, मतलब कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का होना चाहिए, 1 नंबर का होना चाहिए। जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे, 8वीं 9वीं 10वीं में हो जाओगे, तो आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा, बाकी अभी आपको 3 नंबर दिया जाएगा इसी क्वेश्चन को करने के, ठीक है, क्योंकि आप छोटी क्लास में हो इसलिए। अब देखो इसी का एक और क्वेश्चन है, बस ज्यादा क्वेश्चन से नहीं है। देखो आपने पढ़ा होगा एक, ठीक है, क्वेश्चन आपका है, एक पिक्चर पादप, पिक्चर प्लांट आपने सुना ही होगा, ठीक है, क्या होता है उसमें कांटा होता है, कांटा जैसा ये पिक्चर ना, कांटे जैसा ना पिक्चर क्या होता है, पिक्चर प्लांट क्या होता है, ये ना एक ऐसा पादप होता है ना, जो एक तरह से बोल सकते हो क्या होता है, इसके पौधों के अंदर में, इसके पौधों के अंदर में क्या है, कांटे लगे होते हैं, ठीक है, बाकी समझो अभी कोई नहीं, क्वेश्चन समझते हैं। एक पिक्चर पादप को उस, ठीक है, 1 सेकंड रुकना, ओके, ठीक है, एक पिक्चर पादप को उस मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता, पिक्चर पादप समझते हो, ठीक है, आपने पढ़ा है। आप इसके सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता, किससे नहीं मिलता, मिट्टी से नहीं मिलता उसे, ठीक है। आपको पता होगा जितने भी पादप होते हैं सभी अपना पोषण तत्व, मतलब खाना, ठीक है, मतलब कि जो भी जरूरत है आपका पोषक तत्व होता है वह मिट्टी से लेते हैं, सबको पता है। बाकी पिक्चर पादप को क्या होता है, वह मिट्टी से सुना सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता, ठीक है, और जिसमें जिससे वह उगता, ठीक है, जिससे वह उगता है, ठीक है। बताइए कि वह मिट्टी में उपलब्ध ना होने वाले पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व को कैसे प्राप्त करता है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, को भी लगना चाहिए, को कैसे प्राप्त करता है। अब देखो मिट्टी से तो उसका पोषण तत्व मिल नहीं रहा है, तो वह कैसे पोषण तत्व प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, पिक्चर पादप एक कीट
पक्षी पौधा होता है। क्या होता है? कीट भक्षी पौधा, मतलब कि कीटों को, क्या होता है? कीटों को, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला क्या होता है? पादप पौधा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यही मैं समझाना चाहता था आपको। ठीक है, और यह अपने विशेष पत्तों से बने जाल में, ठीक है, विशेष पत्तों से बने जाल में कीटों को फंसाता है। ठीक है, फंसा लिया। फंसाए हुए कीटों को पौधे, ठीक है, फंसाए हुए कीट पौधे द्वारा स्रावित रस से पचाए जाते हैं। अब जो फंसे हुए आपके कीट हैं, पौधे द्वारा रस, अब जो पिक्चर पादप होता है उसमें रस होता है, उसको पचाने वाला पाचक क्या होता है? रस होता है, स्रावित रस। ठीक है, स्रावित रस मतलब कि इसमें से जो रस निकलता है से पचाए जाते हैं, मतलब फिर इसको पचा लेता है, और पौधा उसे, ठीक है, और जो पौधा उससे, पौधा उससे मतलब कि कीट से, किससे? कीट से, कीट से, ठीक है, कीट, यहाँ पे कीट यहाँ पर आएगा, कीट की बात की जा रही है यहाँ पर, उससे नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अतः में आप लिखोगे पीछा पादप कीटों को खाकर, ठीक है, कीड़े मकोड़े को खाट करके मिट्टी मिट्टी में ना मिलने वाले पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप आंसर लिखोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो और मुझे ये नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर में और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बड़े तरीके से समझा के चला है। फिर भी कुछ कमी हो गया होगा तो बता देना। ठीक है, और अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, वीडियो का अब सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर आपको मैं 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। और आपको और काम करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, और वीडियो पे कमेंट करना है। कमेंट करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो लाइक, ये तीनों चीजें, चारों चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी के सभी कर देना। आपके लिए इतना ज्यादा मैंने, उतना कम से कम लगभग हमारा 1 घंटे का क्लास हो चुका है। 1 घंटे तो ये हो गया आपका। इससे पहले भी मैंने सभी के आंसर ढूंढने के अंदर में, क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में, पीपीटी बनाने के अंदर में, पीपीटी का मतलब है कि सभी के आंसर ढूंढने के अंदर में, फिर से इसको फिर कैसे कैसे आपको समझाना है, उसकी तैयारी करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे भी करके सब्सक्राइब होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।